बहुत शुक्रिया मोनिका। चर्चा की शुरुआत करेंगे और शांभवी हमारे साथ में है और शांभवी चौधरी युवाओं को रिप्रेजेंट करती हैं लोकसभा में। लेकिन बिहार चुनाव के दौरान शांभवी आप चर्चा में बहुत ज्यादा रही और मैं ये जो चर्चा है शुरुआत सबसे पहले उसी सवाल से करूंगी जिसके लिए आप बहुत ज्यादा युवाओं के बीच में और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, रील्स पे बहुत फेमस हो गई हैं। आप समझ भी गई हैं, स्माइल कर रही हैं। ये जो दोनों हाथ पे आपकी स्याही लगी हुई थी, आप दिखा रही थी, तो हुआ क्या था एक्चुअल में, हमारी जनता को भी बताइएगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो बहुत वैसे के लिए तो हंसी मजाक में आप रील्स पर उड़ाया जा रहा है, लेकिन सीरियस मुद्दा भी है। एसआईआर को लेके कितना बवाल चल रहा है। एक तरफ बिहार में भी विपक्ष हमलावर भी है, डबल वोटिंग का पूरा मामला भी सामने आ रहा है, आरोप विपक्ष ने भी लगाए है। तो ये डबल स्याही दोनों हाथ में हुई कैसे? नहीं, एक्चुअली जो विपक्ष है ना, वो आप अक्सर देखेंगे कि छोटी छोटी बातों से जनता को गुमराह करने का प्रयास और झूठ बोलने का, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास वो हमेशा करते हैं और निरंतर करते रहे। शायद इसीलिए उनको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन लोग लगातार झूठ की राजनीति करते आए। जहां तक उस इंसिडेंट की बात है तो वो एक ह्यूमन एरर था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जिस दिन हम वोट देने के लिए गए थे, गलती से जो पोलिंग ऑफिसर है उनका वो मेरे राइट हैंड पे इंक लगा दी, बट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थी उनका इंस्टेंट रिएक्शन आया कि राइट में नहीं लेफ्ट में लगाना है। एंड बहुत मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो मेरे लेफ्ट फिंगर को भी ले लिया, हम बोले लगा दिए उस पे। तो मेरे दिमाग में हमको कभी नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा भी बन सकता है कि आपके 2 फिंगर में इंक है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर ह्यूमन एरर एंड इट वॉज अ वेरी कह सकते हैं बहुत ही छोटा इंसिडेंट था जिसको अननेसेसरीली बहुत बड़ा कर दिया गया। इस पे तुरंत ही जो पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी क्लैरिफिकेशन इस पे तुरंत आ गया। इसको तुरंत क्रॉस चेक भी कर लिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे कैमरास वगैरह सब है। आप उसको, अगर आपको कहीं डाउट है मन में कोई, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। और तुरंत ही धन्यवाद देंगे हम पटना एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने, प्रशासन ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए एक ट्वीट भी उन्होंने उसी दिन कर दिया था। पर ये वही है ना कि जब आपके पास विकास के मुद्दे पर किसी से टकराने का अगर आपके पास मौका नहीं है, तो आप यही झूठी राजनीति, जनता को गुमराह करना, जनता का मतलब ट्वीट करना, ट्विटर करना, इतने देर में अगर उन लोग सही में कोई कह सकते हैं स्टैंडिंग मुद्दा उठाते तो शायद बेटर उनका परफॉर्मेंस होता। उस समय भी चर्चा उठा था जब आपको टिकट मिला समस्तीपुर से, आप चुनावी मैदान में गई, उस समय ये आरोप लगा कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अशोक चौधरी के घर में टिकट खरीद लिया गया, इसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, जहां तक रही बात परिवारवाद की, तो हमने पहले भी कहा है, हम हमेशा ये कहते आए हैं कि किस पार्टी से चुनाव लड़ना है और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, वो मेरा एक स्वतंत्र डिसीजन था। इस फैसले में मेरे पिताजी का कि कहां से लड़ना और किस पार्टी से लड़ना है, उनका कोई पर्स से उनका कमांड एक होता है ना कि नहीं अब यही करना है, ऐसा कुछ डेफिनेट उनका रोल नहीं था। उनको पता था हमको राजनीति करना है, और मेरे पति जो है उनका हमारे बड़े भाई राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी से अच्छा रिश्ता था। और चुनाव के मतलब 2024 में ही नहीं, 2021 से ही आप देखेंगे कि उन लोग लगातार मिलते जुलते भी रहते थे। और राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को ये बात पता थी कि हमको राजनीति करने का इच्छा है। जब चुनाव अनाउंस हुआ, हमने अपने बड़े भाई को कहा कि भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उन्होंने फिर ये देखा कि क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि जो MY समीकरण, जिसका अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जिक्र कर रहे हैं, ये MY समीकरण 2024 में हमारे राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने धरातल पर उतार के दिखाया था। महिला और युवा को अपने जो 5 टिकट मिले थे उसमें परसेंटेज वाइज भी बहुत हाई रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करने का युवाओं को और महिलाओं को मौका दिया। इस ऐसे में वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे लिए महिला, युवा, पढ़े लिखे युवा जिनको एक कह सकते हैं एक अच्छा ग्राउंड ऑफ एजुकेशन है,
जो अच्छा बोल सकते हैं, अच्छी तरीके से बात को समझ सकते हैं और अपनी जनता का सही ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वो वैसे युवाओं को मौका देना चाहते हैं। वैसे में फिर हम समस्तीपुर से चुनाव लड़े और हमको लगता है कि अब समस्तीपुर की महान जनता ने एक लोकतंत्र में हमको चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया है। तो ये डिबेट वहीं खत्म होता मेंटल है। क्लैरिफिकेशन आता है, भले ही राजनीति को लेके या फिर अपने करियर को लेके या फिर किस पार्टी से चुनाव लड़ना है, आप क्योंकि विपक्ष से भी लड़ी, ये पिताजी से आता है या फिर आपके अंदर खुद से ही है? क्योंकि कई बार आप पे आरोप लगाया जाता है संसद को टीवी डिबेट में बदल देने का। ये जो एनर्जी है या अग्रेशन है, ये कहां से आता है? ये क्यों विपक्ष को पच नहीं पाता है? कई बार आप संविधान की चर्चा हुई थी तो आप पे अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगा दिया गया था, साथ ही साथ में आरोप लगा दिया था कि आप राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रही हैं वहां पे। देखिए, टारगेट पे हम क्यों है विपक्ष के, ये तो विपक्ष बेटर बता पाएगी, बट आई थिंक कि जब भी कोई महिला अगर बहुत फियर्स और बहुत इंडिपेंडेंट होती है तो उससे अक्सर जो पेट्रियार्कल लोग होते हैं ना, वो थ्रेटेंड ही फील करते हैं। ये सिर्फ राजनीति में ही नहीं, ये किसी भी आप प्रोफाइलिंग में अगर आप देखिएगा तो एक जब भी कोई महिला अगर ज्यादा बोलते हुए, अग्रेसिवली बोलते हुए, अपने विचारधारा को मजबूती से आगे रखते हुए दिखती है तो हमेशा उनको अटैक किया ही जाता है। अगर वो महिला दलित महिला हो तो वो और उसकी शिकार बन जाती है। टू दिस आंसर शांभवी, ये कई बारी हमने देखा है कि विपक्ष जब आरोप लगाता है तो बोलता है हम तो जायज आलोचना कर रहे हैं, शांभवी आके दलित और महिला का कार्ड खेलती हैं। ये टारगेटेड वाकई में ये कोई है कार्ड या आलोचना? देखिए, अगर हम नहीं होंगे और कोई और महिला होगी तो उनके बारे में भी कहेंगे कि महिला का कार्ड खेलती हैं। ये हम लोग पहली बार नहीं देख रहे हैं, ये अक्सर देखा वाकई गया में है targeted है कि महिला के खिलाफ अगर कोई बोलता है और महिला अगर उस चीज को बोलती है, ये एक पेट्रियार्कल सेटअप है। और इसमें जब महिला उसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाती हैं तो जो लोग थ्रेटेंड फील करते हैं, सब लोग नहीं, हम अभी भी कह रहे हैं, सब लोग नहीं, जो लोग थ्रेटेंड फील करते हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं कि अरे महिला कार्ड खेलेंगी, ठीक है। अब उसमें जब दलित महिला का कार्ड आता है तो हमको ये लगता है कि ये एक सोशल सेटअप है जिसमें ये होता है। जो आईपीएस अधिकारी थे दलित, उनके साथ क्या हुआ, ये एक सोच है जिस सोच के तहत ये अटैक्स आते हैं। जब हम कहते हैं कि हम दलित महिला युवा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इसमें सत्यता है। हम एक दलित महिला हैं और हम युवा हैं और हम उसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम कितना भी चाहें, हम अपनी जाति से अपने आप को एलिनेट नहीं कर सकते हैं। जब बाहर का समाज हमको देखता है तो हमको दलित महिला के रूप में ही देखता है। तो जब अगर बाहर का समाज हमको वैसे देख रहा है तो हम उससे क्यों नहीं आइडेंटिफाई करें अपने आप को? तो ये कोई कार्ड खेलने का बात नहीं है, ये सत्यता है और उसको अपनाने में कोई खराब बात नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग इस चीज को मजबूती से रखते हैं, कई ऐसे नेता हैं जो सामंतवादी होते हैं और उसी चीज के, उसी मानसिक तनाव के वो शिकार भी हो जाते हैं क्योंकि वो सामंतवादी होते हैं। पर एक चीज हम अभी भी बता रहे हैं, किसी भी दलित के लिए राजनीति में पद पाना आसान है, प्रतिष्ठा के लिए उसको अभी भी मेहनत करना पड़ता है। विपक्ष को जब आपने दलदल कहा था उस समय भी बहुत चर्चा हुई थी। अभी जिस तरह की हार मिली है विपक्ष को, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? बिहार की जनता ने विकास की राजनीति को चुना है, विकास के मुद्दों को चुना है, जो कई वर्ष से एक आप कह सकते हैं विकासशील बिहार को अगर विकसित बिहार की ओर लेकर के जाने का नेतृत्व किसी के पास है तो वो एनडीए के जितने भी तमाम हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उनके पास है। और हमारे एनडीए के अगर आप नेतागण की भी बात करें तो अगर आप यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, वो भी लगातार विकास के ही कार्य करते हैं, विकास की ही बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को तो बिहार का विकास पुरुष कहा जाता है। जहां आप अगर आप बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की, तो युवा जोश, युवा नेतृत्व लेकर के वो राजनीति में आए हैं। अगर आप जीतन राम मांझी जी की बात करें तो वो एक उभरते हुए अभिभावक हैं, वो अनुभवी हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति को इतने सालों तक सस्टेन किया है, वो भी लगातार जात पात से ऊपर उठ के धर्म की विकास की बात करते हैं। अगर आप उपेंद्र कुशवाहा जी को ले लें तो ये तमाम जितने भी हमारे शीर्ष नेतागण हैं एनडीए के, उन्होंने ये साबित किया है कि अगर बिहार को आगे लेकर के जाना है तो विकास ही हमारा एकमात्र रास्ता है और हम लोग विकास की ही राजनीति करेंगे। हम लोग डेवलपमेंट ओरिएंटेड फोकस लेके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ आप अगर विपक्ष को देखिए तो विपक्ष लगातार झूठ, फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव, पूरा एक कह सकते थिएट्रिकल परफॉर्मेंस चला उन लोग का, लेकिन एंड में कुछ नहीं, क्योंकि बिहार की जनता को पता है कि जब तक हम लोग सुरक्षित, सशक्त और अगर हम लोग अपने आप को विकास की राह पर आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर अपने आप को मजबूत महसूस कराना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को सशक्त, सुरक्षित महसूस कराना चाहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए के नेतृत्व में हो सकता है। तो ये जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस की बात की जा रही है,
ड्रामा तो विपक्ष की तरफ से भी कहा गया था, अगर आपके द्वारा कोई रैली निकाली जा रही थी या फिर कोई काम किया जा रहा था। राहुल गांधी ने पर्सनली कहा था कि ये जो छठ पूजा के दौरान डुबकियां लगाई जा रही हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ड्रामा किया जा रहा है बिहार चुनावों के मद्देनजर। अब उस पर जो आपने बयान दिया था उसको फिर कहा जा रहा है ओवर रिएक्शन है। ओवर रिएक्शन कैसे है? आप आपने जब देखिए, अगर आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है कि छठ पूजा का ज्ञान सबको हो। और राहुल गांधी जी तो ऐसे भी हमारी परंपरा से और हमारी संस्कृति से कोसों दूर है। तो ऐसे में अगर उनको छठ पूजा का ज्ञान नहीं है और अगर उनको नहीं पता था कि छठ पूजा क्या है, तो उनको उस पर टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए थी। यही होता है नकारात्मक राजनीति और सकारात्मक राजनीति का अंतर। ऐसे में आप बिहार आए, छठी मैया का छठ का पर्व जस्ट खत्म हुआ और आप आते ही छठ का ड्रामा कह रहे हैं। इसमें कोई ड्रामा नहीं था, पर ये कहीं ना कहीं बिहार, देखिए छठ कभी भी बिहार के लिए एक पर्व था ही नहीं। बिहार वासियों के लिए आस्था का विषय छठ है, बिहार वासियों के लिए भाव छठ है। और हम लोग के लिए छठ त्योहार से ज्यादा हमारी संस्कृति है, हमारा परंपरा है, हमारा संस्कार है। आप किसी के घर में जाके आप ये नहीं कह सकते कि छठ पर्व मनाना है। वो जो आपके आने वाली पीढ़ी होगी ना, उसको वो संस्कार में मिलेगा। तो ऐसे में जब आपको बिहार की परंपरा, संस्कृति और संस्कार का ज्ञान नहीं था, तो आपको बिहार वासियों के छठ पर्व पर आपको टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। प्रशांत किशोर जब चुनाव चल रहा था तो लगातार चुनाव प्रचार में घूम रहे थे। उनके साथ ये देखा गया कि अर्बन वोटर और युवाओं का झुकाव भी था। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही जिसकी वजह से वो जीरो पर आउट हो गए? क्या बिहार के लोगों को वो समझ नहीं पाए, बिहार के युवाओं को नहीं समझ पाए, बिहार के शहरी वोटर को नहीं समझ पाए? नहीं, हमने जब उनका चुनाव प्रचार चल रहा था और हम लोग लगातार एक दूसरे के आमने सामने थे, हम तब भी कह रहे थे कि बिहार में हमेशा दो विचारधारा की लड़ाई हुई है, हमेशा। और हमेशा वो बाइपोलर फाइट ही हुआ है, जहां पे एक तरफ राजद और कांग्रेस, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की सशक्त नेतृत्व वाली सरकार हमेशा चुनाव लड़ी है। ऐसे में कोई थर्ड फ्रंट क्रिएट होना नियर टू इम्पॉसिबल है। ये हम लोग हमेशा पिछले कई चुनाव से देखें। बस 2020 में एक थर्ड फैक्टर की तरह लोक जनशक्ति पार्टी उभरी थी। ना तो उसके पहले कभी कोई थर्ड फ्रंट हुआ है, ना उसके बाद कभी कोई थर्ड फ्रंट हो सकता है। ऐसे में जब प्रशांत किशोर जी की अगर हम लोग विशेष रूप से बात करते हैं, तो हमको लगता है कि एक तो लोग भी उनकी सोच की तरफ अट्रैक्टेड नहीं थे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पे दिखता है वो ग्राउंड रियलिटी नहीं होता है। ये हम लोग हमेशा कहते हैं कि सोशल मीडिया पे जो विजिबल है वो जरूरी नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी हो। हम लोग ग्राउंड घूमते थे, हम लोग लोगों के बीच में रहते थे, जनता के बीच में रहते थे, क्षेत्र लगातार घूमते रहते थे, और हम लोग यही कहते थे कि धरातल पे कोई फैक्टर नहीं है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़े फैक्टर हैं और ये कर सकते हैं, पर वो शुरू से ही नहीं फैक्टर थे। और ऐसे भी राजनीति में अहंकार का कोई जगह नहीं होता। जब लोग अहंकारी हो जाते हैं तो राजनीति उनको खुद ही बाहर का दरवाजा दिखा देती है। अच्छा, अभी आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं और उसके पहले आपने नकारात्मक और सकारात्मक राजनीति की बात की, लेकिन आपकी जो कैटेगरी है, विपक्ष ने आपको उस कैटेगरी में डाला है जिसमें आप टीआरपी और वायरल क्लिपिंग्स की राजनीति करती हैं और पर्सनल अटैक करती हैं विपक्ष के नेताओं पे, खासकर राहुल गांधी पे। मतलब आई डोंट थिंक कि हमने कभी भी राहुल गांधी पे कोई भी पर्सनल अटैक किया है, कभी भी। देखिए, ये एक क्योंकि हम लोग जब विचारधारा की बात करते हैं तो उनके विचारधारा को हमने जरूर अटैक किया है, पर आज तक कभी भी हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी कंटेंट है जो इंटेंशनली पोस्ट किया गया हो, या कोई ऐसा कंटेंट है जिसको हम लोग जान के सोशल मीडिया पे, मतलब ये तो आप विपक्ष से पूछिए ना कि वो क्यों चलाते हैं। मतलब अब उनको ये ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ नहीं हो रहा है तो शांभवी को चलाना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो आप विपक्ष से बेटर आप पूछ सकती हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, बातचीत यहाँ पे चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल में अभी बिहार की चुनावी अगर रणनीति में देखा जाए तो तमाम दलों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति अपनाई गई हैं और चुनावी मैदान में कई सारे मुद्दे भी सामने आए हैं। परिवारवाद का एक मुद्दा था जो कि प्रमुख तौर पे सामने आया। उसके बाद में एक व्याख्या ऐसा हुआ जिसको लेके सवाल रहेगा मेरा, रोहिणी आचार्य को लेके, क्योंकि चुनाव हुआ, चुनाव से पहले वो अपने परिवार के साथ थी और उसके बाद आपने पोस्ट जरूर देखा होगा जिसमें उन्होंने राजनीति त्याग दी, अपना परिवार त्याग दिया। कई लोगों ने उनको उनके बारे में बोला कि वो अपने पिताजी के घर पे कुंडली मारकर बैठी हुई हैं। इस पे आप क्या सोचती हैं, आपके क्या विचार हैं?
देखिए, उनके परिवार में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक कि ये किसी भी मैं ये तरीके इसलिए से सवाल मेरा आपसे है, आप भी एक बेटी हैं और आपका भी परिवार उसी तरीके से राजनीति से जुड़ा हुआ है, अगर फैमिली के तौर पे देखा जाए। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनके घर छोड़ के जाने पर या उनके साथ क्या हुआ, परिवार में क्या चल रहा है, हमको नहीं लगता है कि वो कहीं से भी एक पॉलिटिकल इशू है या वो चर्चा का विषय है। पर एक बेटी होने के नाते हम पहले भी कहे थे और हम अभी भी कह रहे हैं कि बेटी का अपने पिता के घर पे उतना ही अधिकार होता है जितना एक बेटे का होता है, और किसी भी तरीके से किसी भी बेटी को अपमानित करना गलत है। और इसके खिलाफ परिवार वालों को, सिर्फ उनके ही परिवार में नहीं, हम तमाम बिहार वासियों को बोल रहे हैं, तमाम देशवासी को बोल रहे हैं कि बेटी जो होती है वो बराबर ही होती है। हम खुद ही 3 बहन हैं, हम लोग, मेरे परिवार में कोई बेटा नहीं है, हम सबसे बड़ी बेटी है। पर मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने कभी भी हम लोगों को किसी बेटे से कम नहीं दिया, ना हम लोग को कभी किसी बेटे से कम रखा। वो कभी भी ये नहीं सोचे कि हम लोग के पास बेटा नहीं है, और हम लोग को वो सम्मान, अधिकार, सब कुछ हम लोग को मिला। तो हम लोग भी वही सोचते ना कि अगर एक बेटी जो होती है उसका भी उस घर पे उतना ही अधिकार है जितना किसी बेटे का है। और ऐसे में रोहिणी आचार्य जी के जो क्लिपिंग्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग देख के, हम लोग किसी भी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा जिस तरीके से उन पे टिप्पणी की जा रही है, जिस तरीके से जो लोग उससे रिलेटेड ही नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो भी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें गलत है। जब आप परिवार किसी मुश्किल की घड़ी से जा रहा होता है, ऐसे में परिवार पे टिप्पणी करना या फिर उसको एक पॉलिटिकल इशू बनाना, ये भी गलत है। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी बिहार में घूमते रहे, लगातार उस पर सवाल भी खड़े होते रहे, लेकिन क्या लगता है जनता का झुकाव एसआईआर की तरफ नहीं था, या उनको कुछ उससे लेना देना नहीं था? यही वजह है कि जो विपक्ष के लोग एसआईआर का लगातार मुद्दा उठाते रहे, उनको मुंह की खानी पड़ी। नहीं, एसआईआर कोई मुद्दा है ही नहीं ना। एसआईआर तो लोकतंत्र को मजबूत करने का एक एक्सरसाइज है। इसको जबरदस्ती एक राजनीतिक रूपरेखा देने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्थान है वो, और वो कह रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत है तो आप फॉर्मल स्ट्रक्चर में हमको कंप्लेन लिख के दीजिए, हम उसको प्रोसेस करेंगे। अगर आप सही में गंभीर हैं, अगर आप इस विषय को लेकर के आप चिंता में हैं, अगर आप सही तरीके से गंभीर हैं, तो आप उसकी जो रूपरेखा है, जो प्रोसेस है, आप उसको तो डेफिनेटली फॉलो करिएगा ना। पर आप वो नहीं कर रहे हैं, आप इस पे पीआर लेने का कोशिश करें। तो वायरल और टीआरपी किंग कौन हुआ? ऐसे में वो बार बार ये चीज कहना चाह रहे हैं कि लोगों के मतदान के अधिकार को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एसआईआर तो मतदान के अधिकार को और मजबूत कर रहा है ना। जो हमारे भारत के नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं को मतदान का अधिकार है। ये वो लोग हैं जिनको गलत फहमी है कि हमारे देश के घुसपैठी इनकी सरकार बना देंगे, पर इनको पता नहीं है कि भारत के नागरिक इन घुसपैठियों पे भारी पड़ेंगे। लेकिन बगल के राज्य में तो इसी को लेकर विरोध भी चल रहा है, ममता बनर्जी खुद विरोध तो करना शुरू गलत कर है दी ना, ये सबको सोचना चाहिए। जो अधिकार, जो संवैधानिक प्रावधान हमारे देश के नागरिक, भारत देश के नागरिकों के लिए है, उसको एक्सटेंड करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, इसे वो बता रहे हैं एसआईआर का खेल। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये पश्चिम बंगाल है, ये बिहार नहीं है कि यहाँ पे चुनाव आयोग का एसआईआर का खेल चल जाएगा। तो वो इस तरीके से वो वहां पे एंटी एसआईआर रैली निकाल रही हैं। देखिए, वो कुछ भी बोले है तो वो भी भारत का ही, और ऐसे में अगर हम लोग भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने गए हैं तो पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा। अच्छा, विपक्ष जो है वो एनडीए को संविधान के लिए खतरनाक बताता है, कहता है कि एनडीए से संविधान को खतरा है। और सिर्फ बिहार में नहीं, हरियाणा में भी इसके पहले चुनाव हुए थे, तो कई बार जो विपक्षी नेता थे उनकी तरफ से ये नैरेटिव और ये बात कही गई थी रैलियों के दौरान। लेकिन आप जो है उल्टा विपक्ष को ही लोकतंत्र के लिए खतरा बताती हैं, ऐसा क्यों? नहीं, इतिहास गवाह है, लोकतंत्र की हत्या किसने की? इमरजेंसी लागू करके लोकतंत्र की हत्या किसने की सबसे पहले? क्योंकि आप पावर में थे, आप उसको मिसयूज करके लोकतंत्र की हत्या किए। आप कहते हैं बाबा साहेब को, आप कहते हैं हम दलितों के हित में हम काम करना चाहते हैं। सिर्फ दलितों को राजनीतिक वोट बैंक बना करके कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों तक अपने आप को सर्वाइव कराई। बाबा साहब को चुनाव हरवाने वाली पार्टी कौन सी थी? जिन बाबा साहब का, जिन संविधान का वो बात कर रहे हैं, जिस बाबा साहब को वो आज अपना यानी आप कह रही हैं कांग्रेस लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी लागू कर सकता है तो आप सोचिए कि वो
पावर को अपना कितना बड़ा एक आप कह सकते हैं कि ताकत समझता है किसी को दबाने के लिए। अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र के अधिकार की बात करें, अगर आप संविधान के अधिकार की बात करें, तो इमरजेंसी लागू करके लोकतंत्र की हत्या किसने की? आज एनडीए की सरकार, अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही होती, अगर लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा होता, अगर लोग अपने आप को वंचित महसूस कर रहे होते, अगर समाज की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती, अगर युवा अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो हर राज्य में एनडीए की सरकार कैसे बनती? नहीं, उसमें भी शांभवी, क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं, तो खुद जब जवाहरलाल नेहरू का एक 1956 का इंटरव्यू है जो कि उन्होंने दिया था, और वो पहला इंटरव्यू था जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि भाई विपक्ष की भूमिका मजबूत होने की जरूरत है। तो आज यदि कांग्रेस विपक्ष में है तो क्या लोकतंत्र के लिए वो खतरा है? विपक्ष भी तो उतना ही जरूरी है। देखिए, मजबूत विपक्ष जरूरी है। कांग्रेस मजबूत विपक्ष नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विपक्ष साथ ही नहीं है, मजबूत कैसे होंगे? आप देख लीजिए बिहार में क्या हाल हुआ विपक्ष का। ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है? राजनीति में दो विचारधारा की लड़ाई हो रही है, आप अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं और आप अपने ही अलायंस के साथ फ्रेंडली फाइट में हैं। अगर वो सही में जो अपने अलायंस को नहीं संभाल पाया, वो राज्य को क्या संभालेंगे? जो अगर चार लोग वहां पे बैठे हैं, अगर ये लोग अपने में एक डिसीजन नहीं ले पाए कि कौन कौन सी सीट से लड़ेगा, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो बिहार के भविष्य के लिए सही रहेंगे? अगर आप विपक्ष की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या, अगर देश के हित के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी कहते हैं कि अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप सेवा के भाव से आए हैं, तो सबसे पहले आपके लिए देश जरूरी है, फिर आपका राज्य जरूरी है, फिर आपका गठबंधन जरूरी है, उसके बाद आपकी पार्टी जरूरी है, और अगर आप में फिर थोड़ी बहुत हिम्मत बच जाए तब आपके पर्सनल जो विशेष हैं वो आते हैं। तो ऐसे में जो अलायंस अगर देश के लिए और प्रदेश के लिए सही में गंभीरता से लड़ रहा होता, तो क्या वो अपने ये बिहार विधानसभा के चुनाव में मजबूती से नहीं साथ में दिखते? यानी हार की वजह आप यही मान रही हैं? हम हार की वजह ये मान रहे हैं कि विपक्ष को पता ही नहीं है कि मुद्दा क्या है। विपक्ष को पता ही नहीं है कि उनको लड़ाई किस चीज पे लड़नी है। इस बार चुनाव में ये देखा गया कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली, महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक रही। आपको क्या लगता है कौन ऐसा फैक्टर रहा जिसकी वजह से इतनी प्रचंड जीत हुई है और महिलाएं आगे आई? सशक्तिकरण और महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना। हम लोग सब जानते हैं कि आज से पहले जब राजद की सरकार बिहार में थी तो किस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था। लोग कहते हैं 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद युवा जो हैं वो घर के बाहर नहीं निकलते थे, किडनैपिंग का इतना डर लगता था। युवा को सपने देखने का अधिकार नहीं था। लोग कहते हैं कि हम लोग तो सरनेम बदल के रहते थे। संगठित अपराध इतने ज्यादा थे, संगठित अपराध जिनको सरकार का संरक्षण था वैसे अपराधी थे। ऐसे में महिलाओं के अधिकार की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, अगर महिलाओं को मजबूत आवाज देने की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। आज सब लोग ये सोचते हैं कि 10,000 रुपए महिला को मिला और ये वोटर टर्नआउट हुआ और वो एक बहुत बड़ा चुनाव का फैक्टर बन गया। पर आप सोचिए कि 2005 में जिस महिला को साइकिल, जिसको जब पूरा गांव कहता था कि मुख्यमंत्री हमारी बच्चियों को बिगाड़ने में लगे हैं, जो महिला को उस समय 2005 में साइकिल मिला था, आज उन महिलाओं को सरकारी नौकरी भी मिली। वो अपना पूरा जीवन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में अपना पूरा कर ली। उनको साइकिल योजना देके स्कूल से भेजने तक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करवाना, और जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिला उनको स्वरोजगार देना। ऐसे में आप ये सोचिए कि दीदी की रसोई, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना, जीविका दीदी जैसा समूह तैयार करना, कि अगर शहरी महिलाओं को यह अधिकार मिल रहा है तो ग्रामीण महिलाओं को भी उतना अधिकार मिले। इस बार छठ पूजा महिलाओं ने अपने पैसों से मनाया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते हम जानते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना जरूरी है। ये आप जरूर जानती होंगी, ये हम जानते हैं। ये ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना कि आर्थिक स्वतंत्रता कितना जरूरी है, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लेकिन शांभवी, अब आगे क्या? एमवाई फैक्टर की हमने शुरुआत में बात की थी, और एमवाई फैक्टर में महिलाओं के लिए तो कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। भले ही विपक्ष कह रहा है कि आपने रिश्वत दे दी है, आप 2 लाख का लालच दे रहे हैं, लेकिन जो टर्नआउट था रैलीज में वो हमने देखा है। लेकिन क्या ये अगले 5 साल भी चलेगा? क्या ये अगले 5 साल युवाओं को भी उतना ही सशक्त करेगा, और कैसे?
देखिए, युवा के रोजगार का जो मामला है वो डेफिनेटली पलायन का भी साथ ही पलायन का और युवाओं के लिए रोजगार का दोनों हम लोग के मैनिफेस्टो में भी था। और अभी जब पहली कैबिनेट भी बैठी है उसमें भी आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब तैयार करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल हब तैयार करने के लिए, ये सबका पहली कैबिनेट में डिसीजन हो गया। आज भी नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट निकाला है कि नियुक्तियां कराने के लिए वैकेंसीज कहाँ कहाँ हैं उसकी जानकारी आप 30 तारीख तक, 30 या शायद 1 तारीख तक देना है। तो डेफिनेटली ये इसको लेके ऑलरेडी सरकार काम करना शुरू कर दी है। पहले भी युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई थी, बट अब हमको लगता है कि हम लोग का फोकस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट जॉब क्रिएशन की तरफ भी शिफ्ट करना चाहिए, जो आने वाले समय में आपको डेफिनेटली अभी पहली कैबिनेट में ही जितनी हम लोग को सरकारी नौकरी क्रिएट करनी है उसका निर्णय लिया गया है, स्किल डेवलपमेंट के लिए निर्णय लिया गया है, एआई को इन्वॉल्व किया गया है, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया है। तो डेफिनेटली अभी अब जस्ट सरकार बनी, अब धीरे धीरे उस पे काम होगा, पर ये हमारी प्राथमिकता है। जब जस्ट तो नहीं कह सकते हैं, जस्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ नए चेहरे हैं। पहले हाँ पहली कैबिनेट हुई है और उसमें युवा और महिला और टेक्नोलॉजी, यही तीन, उद्योग, युवा, महिला, टेक्नोलॉजी, यही 4 प्राथमिकताएं, अगर आप पहली कैबिनेट के डिसीजन को देखेंगे तो यही 4 प्राथमिकताएं थी। थोड़ा आपके राजनीतिक कैरियर पर चलते हैं। जब आपको टिकट मिला, चुनाव लड़ी, जीत कर आई, आपके स्वर्गीय ससुर जी जो किशोर कुणाल जी हुआ करते थे और सायन कुणाल, इनका किस तरह से राजनीति में सहयोग मिला आपको यहां तक लाने में? देखिए, अगर हम हमारे ससुर जी की बात करें, पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी की, तो डेफिनेटली वो आई थिंक राजनीति से बहुत दूर रहे अपने पूरे जीवन। उनको कभी भी राजनीति में ना आने का इच्छा हुआ। वो पूरी तरीके से मानव सेवा में थे, वो धर्म के रास्ते पे चल दिए थे और धर्म को मानव सेवा से कैसे जोड़ना है इसके लिए वो अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए थे। पर हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि स्वर्गीय पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी ने अपने पूरे जीवन में अगर किसी के लिए चुनाव प्रचार किया तो वो सिर्फ और सिर्फ हम ही थे। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो चुनाव प्रचार में गए तो वो ये कहे कि अगर सायन होता तो शायद हम चुनाव प्रचार में नहीं आते, पर क्योंकि शांभवी चुनाव लड़ रही है और हम उसको चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, वो जीते, इसीलिए हम चुनाव प्रचार में आए। तो उनके मतलब मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में उनकी क्या भागीदारी रही है वो तो हम कभी भी शब्द में नहीं बयां कर सकते। पर हाँ, किसी बहू को अपने बेटे के बराबर समझना, ये भी अपने में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जो अपनी बहू को अपनी बेटी जैसे मानते हुए अपने बेटे के बराबर रखते हैं, उसके सपनों को अपने बेटे के बराबर समझते हैं और ये सार्वजनिक तरीके से कहते हैं कि बेटा का तो ठीक है पर हम अभी अपनी बहू को आगे करने आए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और आई थिंक सायन तो मतलब मेरे को जहां तक अभी यहां तक हम आए हैं उसमें सबसे अहम भागीदारी जो है वो मेरे पति और पिता, 2 लोगों की है। एक महिला के जीवन में बहुत जरूरी है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए एक सपोर्टिव फादर मिले और उसके बाद एक सपोर्टिव हस्बैंड मिले, क्योंकि हम लोग अभी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी में है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये हम लोग का माइंडसेट होता है कि कभी कभी थोड़ा ट्वीक करके महिलाओं के सपनों को छोटा कर दिया जाता है। पर सायन हमेशा मेरे कैपेबिलिटी को, मेरी क्षमता को अगर मेरे से बेहतर कोई जानता है तो वो मेरा पति ही है। पहली बार चुनाव लड़ी और चिराग पासवान के भाई को ही हराकर संसद में पहुंच गई। नहीं, ऐसा मेरा इंटेंट नहीं था कि हम किसी कोई पर्सनल, देखिए हम फिर कह रहे हैं कि कोई पर्सनल राइवलरी है ही नहीं राजनीति में, ये विचारधारा की लड़ाई है। और ऐसे में हम उस नेता को मजबूत करने के लिए गए हैं जो युवाओं की बात करते हैं, जो महिलाओं की बात करते हैं, जो जात पात धर्म से ऊपर उठ के बिहारी होने की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा से जो अपनी राजनीति को आगे लेके जा रहे हैं, हम उनको मजबूत कर रहे थे। ये हम कभी नहीं देखे कि सामने मेरे कौन है, हम जिसको मजबूत करें। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष कहते हैं कि अपनी लकीर इतनी लंबी खींचो कि कोई दूसरा ना छलांग मार पाए। तो हम लोग का हमेशा वही फोकस रहता है कि अपनी लकीर इतनी लंबी होनी चाहिए कि कोई दूसरा उसको ना पार कर। तो शांभवी, अब आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे कि आपका लॉन्च पैड तो बड़ा तगड़ा था और जिस तरीके से आप आगे बढ़ी हैं, हर कोई आपको, एवरीवन इज लुकिंग अप टू यू, लेकिन अब शांभवी चौधरी आगे, आपका विजन क्या है? शांभवी चौधरी का विजन क्या है? अब आगे बिहार के लिए आप क्या करेंगी और साथ ही साथ में आपका राजनीतिक करियर किस ओर जाएगा? लेकिन दूसरी तरफ आगे की बात के साथ साथ
अभी शांभवी चौधरी अपने आप को कैसे देखती है, एक जंगवी नैरेटिव फैलाने वाली या फिर राष्ट्रवादी युवा सांसद? देखिए, मेरे जीवन का एक ही उसूल है कि अगर उसूल पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या बात है। तो ऐसे में हम वो इंसान नहीं है कि आप मेरे को सामने से कुछ कहिएगा और हम चुप बैठेंगे। अब उसको आप कोई भी एडजेक्टिव दे, पर क्योंकि हम राजनीति में आए, मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपको निरंतर जनता की सेवा करती रहनी चाहिए। हम अपने तीसरी पीढ़ी के नेता हैं और अपने दादाजी को, अपने पिताजी को हम जनता की सेवा करते हुए देखते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ उसी भाव से राजनीति में आए। जब से हम सांसद बने तब से लगातार हम अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, अपने जो क्षेत्रवासी है उनकी आवाज को मजबूत करते जाते हैं। हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अखंड भारत के सपने को पूरा करना चाहते हैं, विकसित भारत के सपने को पूरा करना चाहते हैं और विकसित भारत का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक एक विकसित बिहार न तैयार हो। ऐसे में जिस मिट्टी में हम पैदा हुए उसी मिट्टी में हमको मिल जाने, और जब मिलेंगे तो ये जरूर रहना चाहिए कि एक लड़की आई थी जो बिहार के लिए कुछ करके गई थी। ये मेरा उद्देश्य है। जब तक जिंदा रहेंगे बिहार का नाम लेते रहेंगे, बिहार को आगे बढ़ाते रहेंगे, बिहार वासियों के लिए काम करते रहेंगे और कह सकते हैं आप कि एक जो कलेक्टिव सपना है, जो हम लोग के सपनों का बिहार है, जो आगे बढ़ता बिहार है, जो प्रभावशाली बिहार है, जो आप कह सकते हैं ऐतिहासिक बिहार है, उस बिहार के निर्माण में अपनी अहम भूमिका बना के रखें। बहुत ही शानदार, बहुत शुक्रिया शांभवी चौधरी हमसे बात करने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। बिहार की युवा सांसद है लोजपा से शांभवी चौधरी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।